नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। तो आप सभी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कुछ खास किताबों पर, कह सकते हैं रामबाण किताबों पर, और कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और किस किताब को कितना पढ़ना है ना, इन सभी बातों पे जो है आज मैं डिस्कस करूँगी। तो जो जून 2025 में एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं, जो नए बच्चे हैं और जो एक दो बार नेट दे दिए हैं लेकिन सफलता जो उनके हाथ नहीं लगी है, तो और किताबें महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि हम सिलेबस तो पहले देखते हैं और सिलेबस के अनुसार जब जो नए बच्चे हैं उनको सिलेबस बहुत बड़ा लगता है कि सिलेबस तो बहुत बड़ा है, कैसे इसको कवर करेंगे। तो यकीन मानिए आप कम समय में भी जो है नेट जेआरएफ की तैयारी कर सकते हैं और तैयारी के साथ साथ सफलता भी आप अपने हाथ ले सकते हैं। तो नेट के लिए कौन सी महत्वपूर्ण किताबें हैं जो आपको सफलता दिला सके, और इन किताबों के बिना तो आप सफलता के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मुझे भी जो है, मैंने भी कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं और मैं अपने अनुभव के अनुसार ही मैं बताऊंगी कि आपको ये किताबें पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए और किस यूनिट के लिए कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर कि आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, लेकिन यकीन मानिए ज़्यादा किताब नहीं पढ़ना है। आप कम किताब पढ़कर भी आप नेट जेआरएफ की तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये किताब आ जाती है, ये है हिंदी व्याकरण। ये कामता प्रसाद गुरु की किताब है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है। इससे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बना है। जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो पुराने बच्चे हैं, है ना, जो पुराने बच्चे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे या देखे होंगे, तो उसमें आप कामता प्रसाद गुरु से संबंधित प्रश्न आप पेपर में देख सकते हैं, क्योंकि इस यूनिट से जो है लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। और कहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन इस यूनिट से जो है 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन को कवर करने के लिए आपको इस यूनिट को अच्छे से पढ़ना है, यानी यूनिट 1, है ना। तो कामता प्रसाद गुरु इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2018 के बाद जैसे एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है, क्योंकि इससे पहले यूजीसी एग्जाम लिया करता था, फिर सीए, फिर उसके बाद नेट एनटीए के पास जो है ये आता है ना, फिर एनटीए एग्ज़ाम लेना जो है प्रारंभ करता है। तो 18 के बाद देखते हैं कि कैसे जो है एग्ज़ाम में प्रश्न पूछने का जो लेवल है वो भी बहुत अच्छा खासा हम देख सकते हैं। 20 के बाद, 18 के बाद नहीं कह सकते, 20 के बाद, तो 2020 से लेकर 2024 यानी दिसंबर 2024 तक आप देख सकते हैं कि अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो कामता प्रसाद गुरु से जो है क्वेश्चन आपको मिलेगा, किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा गया था, है ना। तो कामता प्रसाद गुरु से जो रिसेंट अभी जो एग्जाम हुआ है दिसंबर 2024 में, तो वहां भी पूछा गया था कि स्वरनाम, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरनाम के कितने भेद है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन बने थे। तो आप हिंदी व्याकरण से जो यहाँ पर व्याकरण वाला जो पोर्शन है, इसे आप जो है अच्छे से कवर कर सकते हैं इस किताब से। और इस किताब के बिना मुझे नहीं लगता, इस किताब को छोड़कर आपको किसी भी तरह के व्याकरण को पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। और अगर बनेगा भी तो कामता प्रसाद गुरु की किताब से ही बनता है, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ 2020 से लेकर 24 दिसंबर तक जो है इसी किताब से जो है अगर व्याकरण से क्वेश्चन बने हैं तो इसी किताब से बने हैं। इसके अलावा मुझे और किताब नहीं देखने को मिली है किसी, क्योंकि कामता डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, है ना। और यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पोर्शन जो है ऊपर वाला, ये आपकी ये भाषा है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, सौरशैनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उसकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवहट। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1-2 देखने को मिलता है। यहाँ से आप इसे जो है अच्छे से आप कवर कीजिएगा। इसको कहाँ से कीजिएगा तो आगे मैं उस किताब को रखी हूँ, वहाँ मैं बता दूंगी कि इसको वहाँ से आप पढ़ लेंगे तो उतना काफ़ी है। और एक क्वेश्चन तो आपकी यहाँ से होती है, ये तो आप रट ही लीजिएगा बहुत अच्छे से। ये है राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, यानी आपके आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक जो आपके राजभाषा से संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं संविधान में, इसे आपको अच्छे से पढ़ लेने। यहाँ से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में रहता ही है ना। और एक व्याकरण से यहाँ से बन जाता है ना, यानी 1-2 यहाँ से, और ये संविधान से तो क्वेश्चन एक रहता ही रहता है, ठीक है। आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक, ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन रहता है, तो हो गया टोटल 4। और एक कुछ भी और पूछा जा सकता है, किसी पार्ट से जो है एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हाँ, यहाँ से ये वाला जो है हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, ये किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं और क्षेत्र का नाम पूछ लिया जाता है। तो ये भी जो है आपके एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और कहाँ से पढ़ना है, ये आपको दृष्टि वाली बुक से पढ़नी है, जो आपका दृष्टि का गाइड आता है, उसका आपका पंचम संस्करण भी जो है मार्केट में नया संस्करण आ चुका है, पंचम संस्करण। इसके पहले चतुर्थ संस्करण जो है प्रकाशित हुई थी और 5वां संस्करण जो है वो भी आ चुका है। तो वहाँ से आप जो है इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, कामता प्रसाद गुरु को आप पढ़ना मत भूलिएगा। ये पहली किताब थी यूनिट 1 के लिए।
अब इकाई 2 के लिए आपको कौन सी किताब पढ़नी है? इकाई 2, ये आपको पता है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना है और हिंदी साहित्य में आपको पता है हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, फिर लेखन की पद्धतियाँ, ये भी आपको पढ़ना है। यानी जो आज तक आपने हिंदी साहित्य में पढ़ा है पूरा, केवल कह सकते हैं डायरेक्ट आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक जो आपने आज तक पढ़ा है वो आपको यहाँ पर पूछी जाएगी। तो मैं बता दूँ 2020 के बाद जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है कम थोड़े बनते थे, है ना। 2018 के बाद जो है एग्ज़ाम लेने का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ था, ठीक है। और क्योंकि उस समय जो है 50 क्वेश्चन ऐसे आया करता था, 75, और फिर रिटर्न कुछ होता था, ठीक है। तो 18 के पहले ये सारे जो भी थे, लेकिन 18 के बाद हमारा जो एग्ज़ाम अभी है कि 100 प्रश्न आते हैं। तो 100 प्रश्न यहाँ पे बनते हैं, लेकिन 100 प्रश्न में देखा जाए तो यहाँ से जो है ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता था। हम कह सकते हैं जून 2024 से पहले यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलता था। यहाँ से कह सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते थे। अगर आपके 100 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और 100 क्वेश्चन में अगर 4 से 5 क्वेश्चन को आप स्किप भी करना चाहें, इतना ना पढ़ना चाहें, तो फिर भी क्या होगा कि आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप सब कुछ पढ़ कर जाएँ, है ना। तो सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो लेकिन अब मैं बोलूँगी कि ये वाली यूनिट जो है आपको अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दिसंबर 2024 में ज़्यादा देखने को मिला है। और कह सकते हैं कम से कम मुझे लगता है कि 12 से 13 क्वेश्चन जो है यहाँ से बने थे इकाई 2 से। तो ये 12 से 13 क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। पॉइंट से किसी का JRF रह जाता है, नेट नहीं होता, तो फिर भी ये बहुत बड़ी जो है कह सकते हैं संख्या है। तो आप अच्छे से यूनिट 2 पढ़िएगा। लेकिन यूनिट 2 को कैसे पढ़ना है, तो यूनिट 2 में देखिए, यूनिट 2 के लिए सबसे पहले आप पढ़ सकते हैं और क्योंकि हम शुक्ल के बिना तो इतिहास की शुरुआत ही नहीं करते, तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब है, इसको आपको अच्छे से पढ़नी है। क्योंकि जो शुरुआत कर रहे हैं पढ़ने की, है ना, जो नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, एकदम उनका शुरुआती ही है, ठीक है, तो उनको ये किताब पढ़नी चाहिए। हाँ, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज जो है कह सकते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन उसके लिए सबसे इसको तो पढ़ना ही है। और साथ ही साथ हिंदी साहित्य का इतिहास जो डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल का है, इसको आपको पढ़नी है। क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है कि ये वाली जो किताब है, इसमें जो इसकी भाषा है वो थोड़ी सी सरल आपको देखने को मिलेगी। और तो ये किताब तो पढ़नी है, क्योंकि शुक्ल के कोटेशन जो है हर बार पूछे जाते हैं और डॉक्टर नगेंद्र से भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो ये सब जो किताब है आपको आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल जो है इन सारी किताबों से पढ़ लेनी है। जैसे यहाँ पर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको पढ़नी है। और लेकिन एक बात और कि अगर आपके पाठ्यक्रम में जो भी रचनाएं लगी हैं, यानी यूनिट 6 से लेकर 10 तक जो भी रचनाएं लगी हैं, जैसे उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, निबंध हो गया, है ना, ये सारी जो यूनिट है और जो अन्य गतिविधियाँ, इन सारी यूनिट में जो रचनाएं लगी, अगर उनके बारे में अगर इन सारी किताबों में कुछ भी लिखा हुआ है तो उसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगर बच्चन सिंह के अनुसार किसी, मान लीजिए, गोदान के बारे में कुछ उन्होंने टिप्पणी की है, तो उसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगर डॉक्टर नगेंद्र वाली बुक में किसी रचना को लेकर किसी कोई बात कही गई तो उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आचार्य शुक्ल की बुक में भी अगर दिया हुआ है तो उसे भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यूनिट 2 आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इस बार दिसंबर 2024 में इससे प्रश्न देखने को मिले हैं, तो इसे यहाँ से आप कवर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। और ये है आपका हिंदी साहित्य की गद्य-विधाएँ, है ना, हिंदी साहित्य की गद्य-विधाएँ, ये भी आपके यूनिट 2, ये यूनिट 2 है ना, इसी का पार्ट है ये हिंदी साहित्य की गद्य-विधाएँ। गद्य की विधा को पढ़ना है, जैसे हिंदी उपन्यास, यहाँ से प्रश्न बनते हैं जो आपके मिलान वाले प्रश्न हो गए, या डायरेक्ट उठाकर पूछ लिया जाता है ये किसका उपन्यास है, या ये किसकी कहानी संग्रह है, या किसका कहानी है, या ये किसका नाटक है, नाटकों का क्रम सजाने के लिए दे दिया जाता है। निबंध दे दिए जाते हैं कि निबंधों का क्रम लगाइए, या निबंध ये किसके निबंध है, या बहुत सारे लेखकों के साथ मिलान में दे दिया जाता है। तो ये यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगी कि अगर आप यूनिट 2 को पढ़ रहे हैं, यानी यूनिट 2 को जब भी आप पढ़ें तो यूनिट 2 में वो आदिकाल, भक्ति, रीति, ये सब थोड़ा सा कम भी अगर पढ़े तो चलेगा, लेकिन आधुनिक काल आपको पढ़ना है। आधुनिक काल में आपको भारतेंदु द्विवेदी और छायावाद ये सारे पढ़ने हैं, मतलब इसे छोड़ना नहीं है। उसमें जितने भी लेखक उसके युग के अंतर्गत आते हैं, इसे भी आपको अच्छे से पढ़ना है ना, क्योंकि उनसे रचनाएं पूछी जाती है उससे संबंधित। लेकिन आपको अगर यूनिट 2 में हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं अगर आप इसे आप देख रहे हैं तो इसको आपको नहीं छोड़नी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपको हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध, हिंदी आलोचना, हिंदी की अन्य गतिविधाएं, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा, साहित्य, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, डायरी, ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और यहाँ से लगभग मुझे लगता है 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, और इससे ज़्यादा भी कहीं ना कहीं बन जाता है कभी कभी। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है ऐसे कि आप कह सकूँ मैं कि यहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं या ज़्यादा बनते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यही कर करके आपको अपना स्कोर बढ़ाना है। ये नहीं कि किसी यूनिट को आप ज़्यादा पढ़ें, किसी यूनिट को छोड़ दें, सारे यूनिट को आपको पढ़ना है, लेकिन वही करना है, तय करना है कि किस यूनिट में हमको क्या पढ़ना है, कि वहाँ से अगर क्वेश्चन पूछी जाए तो मुझे उसका आंसर देना है, उसको स्किप नहीं करना है ना। तो ये हो गया आपका
भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्ण उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, जितने भी उपन्यास, इसका उद्भव विकास है उपन्यास का या कहानी का उद्भव विकास, नाटक का उद्भव विकास, निबंध का, आलोचना का, यात्रा संस्मरण, ठीक है। तो इन सबका जो है उद्भव विकास आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और मैं बता दूं ये आपको कहाँ से पढ़ना है, तो आपको ये जो किताब है हिंदी भाषा एवं हिंदी एवं साहित्य का, भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो है, ये सरस्वती गोविंद पांडे की ये पुस्तक है। और ये यहाँ पर जो है आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। ये सारी विधाएं जो हैं आपको यहाँ से अगर आप कवर करते हैं तो बहुत अच्छे से आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत संक्षिप्त में और दिया हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो आप भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो है सरस्वती गोविंद पांडे का, इसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और यहाँ से जो है आप इसको कवर कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। और मैं बता दूँ 2004 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न बने हैं, 2004 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न बने हैं, है ना, इन सारी विधाओं से, ठीक है, तो वो जो है आपको इस बुक में मार्क कर लीजिएगा और उसको बार बार दोहराइएगा। आपको अभी बहुत बड़ा लगेगा कि इतने सारे उपन्यास कैसे याद होंगे, 200-400 उपन्यास होंगे, कहानियाँ लगभग होंगी। प्रेमचंद की वो कहानियाँ ही देख लीजिए, प्रेमचंद की कितनी सारी कहानियाँ हैं। कहानियों में भी अगर हम बात करें तो आप कहेंगे कि 200-250 या 300 कहानियाँ होंगी। निबंध की बात करें तो निबंध भी आप बोलेंगे इतनी सारी निबंध वो कैसे याद होंगी, लेकिन यकीन मानिए जब आप रोज़ पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। और कब याद हो जाएगा ये भी आपको पता नहीं चलेगा। तो आप जो है इस वाले यूनिट 2 इकाई 2 हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं जो है आपको हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास और सरस्वती गोविंद पांडे के बुक से जो है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब अगली पुस्तक जो है वो है काव्य शास्त्र डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी की। तो ये है इकाई 2, माफ़ कीजिएगा इकाई 3। और इसमें आपको पता ही है बहुत सारे बच्चे जो हैं काव्य शास्त्र से जो है भागते हैं, बहुत बोरिंग सा लगता है और पढ़ने में अच्छा भी नहीं लगता। ऐसा मैं भी पहले सोचती थी, मैं भी एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ और अभी भी मैं अपने आप को स्टूडेंट ही मानती हूँ। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, है ना, उनको जो है भागीरथ मिश्र की काव्य शास्त्र वाली ये पुस्तक जो है ये पढ़नी चाहिए। और क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं और ये बहुत यूनिट जो 3 है इससे सभी बच्चे जो घबराते भी होंगे, बहुत काव्य शास्त्र को जो है हम अलग कर देते हैं। लेकिन जब आप पढ़ेंगे, मुझे भी बहुत बोरिंग सा लगता था, फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता था कि मैं क्यों पढ़ूँ, क्यों ही इस यूनिट को लगाया गया है, ऐसा बहुत सोचती थी। लेकिन नहीं, बहुत जब आप पढ़ने लगेंगे, जब आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी तो आपको ये सारी चीज़ें जो अच्छी लगेंगी और आप यहाँ से प्रश्न भी जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो ये काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़नी है। साधारणीकरण, ठीक है, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु को अच्छे से पढ़ लेना है। प्लेटो, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ, मतलब आपके पाठ्यक्रम में जितने भी ये लगे हैं, कॉलरिज हैं, इलियट है, रिचर्ड है, ठीक है, और नई समीक्षा, मिथक, फैंटेसी, कल्पना, प्रतीक, इन सबसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सबको जो है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और आपकी दृष्टि वाली बुक जो आती है, जो मैं बताई, पंचम संस्करण उसका मार्केट में आ चुका है, वहाँ से भी जो है आप यहाँ से पढ़ने के बाद, डीपली पढ़ने के बाद वहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि आप एक गाइड के भरोसे एग्जाम नहीं दे सकते और एक गाइड के भरोसे तो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई भी नहीं कर सकता। तो आप यूनिट 3 के लिए भागीरथ मिश्र की किताब पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं जो पढ़ी हूँ वही मैं बता रही हूँ, है ना। अब ये देखिए यहाँ पर यूनिट 6 to 10 के लिए, ठीक है, यूनिट 6 से 10 के लिए आपको कौन सी किताब पढ़नी है। आपको पता है यूनिट 6 जो है आपका उपन्यास है, यूनिट 7 जो है आपका जो है कहानियाँ लगी हुई हैं, यूनिट 8 जो है नाटक वाला जो है यूनिट है, और यूनिट 9 जो है आपका निबंध वाला है, और यूनिट 10 जो है आपका अन्य गद्य विधाओं वाला है ना। तो वो यूनिट जो है यूनिट 10 यानी यूनिट 10 तक जो है आपको पढ़ना है। तो आपको टेक्स्ट तो पढ़ना ही है। सबसे पहली बात कि टेक्स्ट आपको पढ़ना है। टेक्स्ट के बिना तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस यूनिट से जो है आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लें, है ना। तो यूनिट देखिए इकाई 6 की अगर बात करें, इकाई 6 जो है आपका उपन्यास है। यहाँ से लगभग प्रश्न जो है आप कह सकते हैं एक एवरेज 8 से 9 प्रश्न यहाँ बनते हैं। यूनिट 6 से 8 से 9 प्रश्न बनते हैं। यूनिट 7 की बात करें, यहाँ भी आप कह सकते हैं, यहाँ भी 7 से 9 क्वेश्चन यहाँ भी बनते हैं। यूनिट 8 की नाटक वाली बात करें, यहाँ से भी प्रश्नों की संख्या देख सकते हैं कि लगभग वही 8-9 यहाँ से भी बनते हैं। मतलब यानी यूनिट 6 से लेकर 10 तक जो है आपके एक एवरेज अगर मैं बात करूँ कितने क्वेश्चन आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि लगभग 9 या 10 प्रश्न बनते हैं, ठीक है। कभी किसी यूनिट में हो सकता है कि कम पूछा जाए, लेकिन एक एवरेज अगर हम निकाल के जाएँ तो लगभग 8-9-10 क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है 6 से 10 तक।
तो जो 2020 तक जो एग्ज़ाम में प्रश्न आते थे, तो वहाँ से जो है आपके यूनिट 6 से लेकर 10 तक जो है कह सकते हैं ऊपर-ऊपर से पूछ लिया जाता था। यानी कह सकते हैं कि मुर्दैया किसकी रचना है, इस तरह के प्रश्न बन जाते थे, या आवारा मसीहा जो है आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है, इस तरह के क्वेश्चन बनते थे, है ना? क्या बोलूँ कि याद करूँ ये इसके लेखक कौन है, इसके कितने भाग हैं, इस तरह के जो है ऊपर-ऊपर से क्वेश्चन बनते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता, आपको टेक्स्ट पढ़ना ही पढ़ना है। यूनिट 6 से लेकर यूनिट 10 तक आपको जितनी किताबें हैं, जितने आपके सिलेबस में रचनाएँ लगी हुई हैं, उनका किताब आपको मँगाकर टेक्स्ट अच्छे से पढ़ना है। लेकिन टेक्स्ट पढ़ने के बाद, इतनी मोटी-मोटी किताब पढ़ने के बाद, आपको क्या है कि जब एग्ज़ाम देने जाएँगे, एग्ज़ाम से पहले आपको क्या करना है, रिवीज़न करना है। रिवीज़न के लिए आपको ये किताब पढ़नी है, ये है नेट जेआरएफ, ये दृष्टि पब्लिकेशन की किताब है। इसका 5म संस्करण जो है मतलब मार्केट में आ चुका है। ये हमारे द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए महत्वपूर्ण किताब है। आप यहाँ से यूनिट 6 से लेकर 10 तक ये बहुत मोटी किताब है, लेकिन इसके पीछे में ये किताब जो है 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग जो है 1 से 5 तक दिया हुआ है, 1 से 4 तक, यानी 1 से 4 तक, यानी यूनिट 1 से लेके 4 तक जो है आप इसमें एक भाग देखेंगे, और दूसरा भाग जो है 5 to 10, यानी कविता से लेकर अन्य गद्य विधाओं तक जो है आपको देखने को मिलेगा। इसका दूसरा भाग जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला भाग आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, नहीं पढ़ना भी चाहिए। आप किताब से पढ़िए, आप डॉक्टर नगेंद्र की किताब से पढ़िए, आप बच्चन सिंह की किताब से पढ़िए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब से पढ़िए। लेकिन यूनिट 1 आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसी किताब की मैं बात कर रही थी, यूनिट 1 जो आपका व्याकरण वाला जो मैं अभी बताई थी, वहाँ पे यूनिट 1 है ना, यूनिट 1 हिंदी भाषा और उसका विकास, ठीक है। उसके लिए जो है आप यूनिट 1 जो है इस किताब से पढ़ सकते हैं, और बाकी चीज़ को जो है आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन इसका जो दूसरा भाग है, इस दृष्टि वाली बुक के दूसरा भाग है, दूसरा भाग तो है जो है आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से प्रमुख उद्धरण जो है इसमें दिए हुए हैं। जो भी कह लीजिए आप, उपन्यास कह लीजिए, कहानी कह लीजिए, नाटक कह लीजिए, या निबंध कह लीजिए, या अन्य गद्य विधाओं से संबंधित जो भी प्रमुख उद्धरण है यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। आप इससे अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम के टाइम पर, और इससे पढ़ भी सकते हैं। लेकिन पहले आपको टेक्स्ट पढ़ना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण किताबें थी। और एक अंतिम किताब ये है हिंदी का गद्य साहित्य, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी का। ये किताब जो है, ये रामचंद्र तिवारी का जो रचना संसार जो है, अब कह सकते हैं कि रामचंद्र तिवारी का रचना संसार बहुत बड़ा है, लेकिन ये किताब जो है हिंदी साहित्य में बहुमूल्य है, और योगदान बहुत बड़ा है इस किताब का। हिंदी गद्य साहित्य की अलग अलग विधाएं जो हैं, अलग अलग किताब पढ़ने से अच्छा है कि आप इसे पढ़ें, है ना। जो आपकी जो ये विधाएं लगी हुई हैं यहाँ पर, इस विधाओं को पढ़ने से अच्छा है, इन सारी विधाओं को पढ़ने से अच्छा है आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। नो डाउट सरस्वती गोविंद पांडे की बुक जो है बहुत अच्छी है, लेकिन आप इन विधाओं को अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हिंदी का गद्य साहित्य जो डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की बुक है, इसे आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी पुस्तक है, ठीक है। पढ़ने में समय लगेगा, लेकिन दूसरी और अलग अलग प्रकाशन की किताब पढ़ने से अच्छा है कि इसे आप पढ़ें। सारी जानकारी आपको एक जगह ही मिल जाएगी। यानी उपन्यास, अगर मान लीजिए आप किसी लेखक को पढ़ रहे हैं, यानी मान लीजिए अज्ञे को पढ़ रहे हैं, ठीक है, अज्ञे को पढ़ रहे हैं, तो अज्ञे का जितना भी नाटक है, उपन्यास या काव्य रचनाएं, जो भी इनसे संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं, उन सबका लिस्ट जो है आपको एक जगह ही मिल जाएगा, अलग अलग नहीं मिलेगा। जैसे कि डॉक्टर गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे के बुक में जो है आपको अलग अलग विधाएं जो है अलग अलग मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो भी रचनाकार लगे हुए हैं, तो रचनाकार के साथ ही उनके सारी डिटेल्स जो है आपको एक साथ ही मिल जाएंगे। यानी उपन्यास, नाटक, कहानी क्या लिखे हैं, ये सब उसमें आ जाएगा। और एक और अच्छी बात है कि आप जब भी भारतेंदु युग पढ़ रहे हैं, आधुनिक काल पढ़ना इंपॉर्टेंट है, भारतेंदु या द्विवेदी या छायावाद, उसके अंतर्गत जितने भी लेखक आते हैं, रचनाकार आते हैं, उसको जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और सबसे बड़ी बात, आपके यूनिट में, आपके सिलेबस में जितने भी रचनाकार लगे हुए हैं, उन सबको भी अगर पढ़ना है, सबसे पहले बात तो आप यूनिट के रचनाकारों को ही अच्छे से पढ़िए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप उपन्यास वाली यूनिट में देख लीजिए, वहाँ पर आपके मिल जाएंगे प्रेमचंद मिल जाएंगे, लाला श्रीनिवास दास मिल जाएंगे, पंडित गौरी दत्त मिल जाएंगे, अज्ञे मिल जाएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रेणु मिल जाएंगे, यशपाल, अमृतलाल नागर, भीष्म सहानी, श्रीलाल शुक्ल, कृष्णा सोपती, मंडू भंडारी, जगदीश चंद्र, ये सारे रचनाकार हैं। लेकिन आप इन सबको जो है इस किताब से पढ़ सकते हैं, इनको अच्छे से, मतलब इनका जन्म से लेकर इनकी मृत्यु तक जो भी रचनाएं घटी थी, मतलब घटनाएं घटी थी, रचनाएं प्रकाशित हुई थी, सब इस किताब में आपको मिल जाएगी। तो ये मैं बोलूँगी कि यहाँ से आप पढ़ लीजिए। और इस किताब में आपकी रचनाओं से संबंधित भी बहुत सारे बातें लिखी हुई हैं, तो उसे भी आपको पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार भी बहुत सारे प्रश्न जो हैं बनते हैं। तो ये सारी किताबें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। सबसे पहले हिंदी व्याकरण, ये कामता प्रसाद गुरु की किताब, हिंदी साहित्य के इतिहास, जिसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल। बच्चन सिंह की किताब, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, यूनिट 2 के लिए, इकाई 2 के लिए, और इकाई 2 के लिए हिंदी भाषा
एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास सरस्वती गोविंद पांडे का, और हिंदी गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का, उसका अभी पढ़ सकते हैं आप इसके लिए। और काव्य शास्त्र के लिए भागीरथ मिश्र की किताब इंपॉर्टेंट है, और ये तो बेस्ट है आपके लिए पंचम संस्करण। आप दृष्टि वाली बुक को पढ़िए। और हाँ, अगर आप PYQ को सॉल्व करना चाहते हैं तो PYQ को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। PYQ को भी सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। कौन सी किताब से, तो उसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो वहाँ से जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और अपने मित्रों से साझा करना ना भूलिएगा। नमस्कार।